नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर करें। तो बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो था राहुल गांधी की जनसभा का। राहुल गांधी पूर्णतः क्रांतिकारी अंदाज में हाथ में वो लाल डायरी टाइप की दिखने वाली कथित संविधान की किताब लेकर के तमाम तरीके के भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से मुझसे डरते हैं। लेकिन अगले कुछ मिनटों में राहुल गांधी की पोल पट्टी खुल करके जनता के सामने आ जाती है। कैसे? राहुल गांधी जिस किताब को आज तक संविधान की किताब बता रहे थे, जब जनता के हाथों में उसकी कॉपी पहली बार पहुंची तो अंदर जब खोला तो सब कुछ सफेद था। वही चीज होती है कि जिंदगी में सफल होने के 100 नुस्खे बताने वाली किताब बाजार से बड़ा पैसा देकर के खरीद के लाए और जब घर लेकर के आए तो ब्लैंक था पन्ना। यानी जिंदगी को सफल बनाने के कोई नुस्खे नहीं है, काम करना पड़ता है उसके लिए। और ये मैसेज था। लेकिन अब राहुल गांधी की संविधान की किताब में क्या कहा जाए? यानी राहुल गांधी की बात उससे यह सिद्ध होती है कि राहुल गांधी जितनी बात कर रहे थे वो बातें खोखली थी। और अब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहें या महाविकास आघाड़ी या महायुति, दोनों के लिए बराबर की महत्ता रखता है। दोनों दमखम और जोर लगा रहे हैं। उसके बीच में राहुल गांधी का ये ब्लंडर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए उसी तरह की सरदर्दी बन चुका है जो 2014-2019 के पूरे टाइम ड्यूरेशन में और 2024 के जस्ट पहले तक सरदर्दी बनी हुई थी राहुल गांधी की छवि। 2024 में राहुल गांधी ने रिवाइव करने की कोशिश करी तो लगा राहुल गांधी बदल गए हैं। लेकिन कहानी वही हुई कि नील ओढ़ करके सियार जो है वो आ गया था लोगों के बीच में और पानी बरसा और सब रंग उतर गया। तो महाराष्ट्र की चुनावी सभा में जब जनता आई देखने के लिए तो उनको पता चला भैया ये वही राहुल गांधी हैं, कुछ नहीं बदला है, सबके लिए सरदर्दी बन गए। ये एक बात हो गई। अब सामने क्या है? सामने भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ से लेकर के देवेंद्र फडणवीस तक, ये तमाम लोग मैदान में उतरे हुए हैं। इनके हाथों में भी एक डायरी है। वो डायरी है हिसाब किताब की। जब आप चुनावों में जाते हैं तो आपको जवाब देना होता है जनता को। भारतीय जनता पार्टी जो जवाब दे रही है वो स्पष्ट है। वह यह कह रहा है कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। अमित शाह 370 से लेकर के देवेंद्र फडणवीस अपने प्रदेश में सड़क, नाली, नदी, इन तमाम चीज़ों पर क्या काम किया गया उस चीज़ को गिनवा रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो रहा है कि केंद्र और राज्य की सरकार का जब मिला जुला कामकाज जनता के बीच में पहुंच रहा है तो एक भरी हुई डायरी पहुंच रही है। राहुल गांधी की तरह खाली संविधान की किताब नहीं है। और उसके बाद दिक्कत यह हो रही है कि राहुल गांधी अकेले समस्या नहीं है। राहुल गांधी के साथ जो दो उनके सहयोगी हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे, इन दोनों की छवि के साथ भी समस्या हो गई। जो हमने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि शिवसेना असल में अब सेक्युलर सेना बन चुकी है और जिसकी वजह से उसके कार्यकर्ता आज अपने राजनीतिक इतिहास के सबसे जो डिमोटिवेशन का सबसे निचला स्तर होगा उस स्तर पर आज अपने आप को पा रहे हैं। आज उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता जब वोट मांगने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता पहले पूछ रही है कि आपका यूएसपी क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है। इसके बारे में जरा बात कर लीजिए, क्योंकि आज तक हमने बाला साहब ठाकरे को जब वोट किया तो बाला साहब ठाकरे कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, तो हमने बहुत काम का हिसाब किताब नहीं मांगा, हमने विचार मांगा कि आपका विचार क्या है। बाला साहब ठाकरे उसको लेकर के क्लियर रहते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ में जब 2019 में चुनाव उद्धव ठाकरे ने लड़ा और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की लालच में जब गठबंधन तोड़ा तो उद्धव ठाकरे को लगा कि सियासत की नई पारी खेली जाए, अपने आप को उस पुरानी छवि से निकाल करके नई छवि बनाई जाए। कहीं कहीं उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे यह भी कहते हुए पाए जाते हैं कि वो दूसरा समय था, ये दूसरा समय है। मतलब अपने दादाजी को ज्ञान दे रहे हैं कि वो समय जो है दूसरे ढंग का चल रहा था, हम दूसरे ढंग का चला रहे हैं। जो दूसरे ढंग का वो समय लेकर के आए उसमें बर्बादी का जो नज़ारा आज शिवसेना देख रही है उसको देख करके बाला साहब ठाकरे बहुत ज़्यादा दुखी और शर्मिंदा होंगे। और उस दुख और शर्मिंदगी से जो उत्पन्न होने वाला संताप है उसको झेल रहे हैं कौन? उद्धव ठाकरे। क्योंकि गलती उनकी थी, 19 में उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लालच में अपना जो है सब कुछ दांव पे लगा करके मैदान में उतर गए। और खेल क्या हुआ? खेल ये हुआ कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, जो हम लगातार वही गाना याद आता है बार बार उद्धव ठाकरे को देख करके, कि ना कुर्सी मिली और ना ताकत मिली, ना आज की तारीख में एक ऐसा अलायंस उनके पास है जिसके दम पे वो जाकर के चुनाव लड़ सकें। मैदान में उतरे हैं, देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। अब तीसरे अलायंस पार्टनर कौन है? शरद पवार। राहुल गांधी अपना संविधान की कॉपी जो है खाली लेकर के बांट चुके हैं। उद्धव ठाकरे शिवसेना से सेक्युलर सेना बन चुके हैं।
शरद पवार से उम्मीदें थी लोगों को, क्योंकि शरद पवार को एक समय सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रेन कहा गया महाराष्ट्र का, और हिंदुस्तान की राजनीति में भी सबसे अच्छे वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिटिकल ब्रेन्स में से एक थे शरद पवार। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलती चली जाती हैं, कुंद होती चली जाती हैं। आपकी टैक्टिक्स, समय का जो पॉलिटिक्स का पहिया होता है उसमें कई बार फिट नहीं बैठ पाती, और शरद पवार अपने आप को कमोबेश उसी परिस्थिति में आज पा रहे हैं। शरद पवार ने पॉलिटिकली रिटायर होने के सिग्नल्स देने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने अपनी आखिरी चाल क्या चली थी, अपनी पार्टी में 2 भाग करवाए। ऊपर से देखने में लगा कि भाजपा ने करवाया, लेकिन उसके पीछे की स्टोरीज को आप देखेंगे और तमाम घटनाक्रमों को जोड़ के देखेंगे, और किस तरह के राजनेता हैं शरद पवार 1995 से लेकर के आज की उनकी सियासत देखेंगे, किस तरह से कांग्रेस का गठबंधन का साथी बन करके ही कांग्रेस की जड़ें नीचे से काटते रहे, किस तरह से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार 95 में नहीं बनती देख रहे थे, वो तो अपने 15 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के साथ भेज दिया और जिता करके फिर से अपने साथ लेकर के आ गए। पॉलिटिकल एक ताकत का केंद्र अपने आप को दोबारा से रिस्टैब्लिश कर लिया। उस तरह के नेता हैं शरद पवार। उन्होंने आखिरी चाल ये चली कि अपने भतीजे शरद पवार के साथ में एक अच्छी खासी संख्या में विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के साथ भेज दिया और खुद कांग्रेस के साथ रह गए। ये हिसाब किताब लगाया कि जो भी ताकत में आएगा हमारा हिस्सा नहीं कम होगा। शरद पवार इसी चीज़ में विश्वास करते हैं। 2014 में यही गलती उन्होंने करी थी जिसकी सज़ा उनको आज तक भुगतनी पड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तमाम जो राजनीतिक सामर्थ्य और शक्ति की आवश्यकता थी उन्होंने उस पर झोंक दिया, ये मानते हुए कि देवेंद्र फडणवीस अभी नए राजनेता हैं, अभी राजनीति और राजनीति के कुछ दुष्चक्रों का अंदाज़ा उनको नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए देवेंद्र फडणवीस मेरे इशारों पर काम करेंगे। शरद पवार हर मुख्यमंत्री जिसका भी समर्थन करते हैं उससे यही उम्मीद करते हैं कि मेरे इशारों पर काम करो। लेकिन देवेंद्र फडणवीस उस इशारे को बाईपास करते हुए आगे निकल गए और अपनी व्यवस्था क्रिएट कर ली। आखिर में हम आपको बताएंगे कि देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक बगल से निकल करके बहुत आगे जाने का रास्ता बहुत शातिर तरीके से और चतुराई से और कर्मठता के साथ तय किया है। तो शरद पवार ने 14 में जो गलती करी वही अब तक चली आ रही है। शरद पवार ने अपना पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक समझते हुए अजीत पवार को भाजपा के साथ भेजा, लेकिन अजीत पवार जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं तो अजीत पवार के अंदर की कुलबुलाहट निकल रही है। उनको दिख रहा है कि अगर हम जीतते भी हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, तो हमारा रेलेवेंस कोई बहुत विशेष नहीं रह जाने वाला है इस सरकार में। ये जो सरकार नई बनेगी इसमें हमको वो रोल, वो पावर नहीं मिलने वाली है। इस वजह से सबसे पहले उन्होंने नवाब मलिक को टिकट दिया। इसके बाद अब अजीत पवार ने सबसे बड़ी गलती क्या करी, योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जाते हैं और वहां पर बटेंगे तो कटेंगे का नारा देते हैं। उसके विरोध में अजीत पवार अपने आप को खड़ा करते हुए ऑटोमेटिकली, बिना किसी वजह के, जरूरत नहीं थी उसकी, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बला अपने सर पे लेने के लिए उजाड़ने जाते हैं, वो ऐसे चुंबक बन जाते हैं कि बला आसमान में कहीं भी तैर रही हो सर पे अपने पटक लेते हैं उसको। अजीत पवार ने वही किया। उन्होंने कहा ये जो बाहर के लोग हैं ये आकर के ऐसे बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ को बाहरी बताते हुए। अब चूंकि एक तरीके से देखा जाए स्टेट वाइज तो बाहरी हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आज के भौगोलिक परिस्थितियों में देखें तो वहां के लोग उनको अपने से भी ज्यादा अपना मानते हैं, जबकि मौलिक रूप से देखा जाए तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, बाहरी है। लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में कोई भी राजनेता प्रचार कर सकता है और बात कर सकता है। और आज के तारीख में महाराष्ट्र की जनता जितना रिलेट योगी आदित्यनाथ के साथ कर पा रही है, योगी आदित्यनाथ स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से जितना रिलेट महाराष्ट्र और पूरे देश की जनता कर पा रही है, आज की तारीख में वो बाहरी नहीं रह गए हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जो किया था कि वो गुजरात से उठ करके बनारस से चुनाव लड़ने आ गए और बनारस की जनता ने अपने से ज्यादा बनारसी नरेंद्र मोदी को मान लिया, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को भी देश के हर राज्य में उसी तरह से माना जा रहा है। और दूसरी बात, आप जिस पार्टी के अलायंस पार्टनर हैं, जिस पार्टी के भरोसे आप भी थोड़ी शक्ति चाहते हैं, उसके ही सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता, उसके ही पोस्टर बॉय के खिलाफ इस तरह से आप बात करेंगे, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है। तो दरअसल है क्या कि अजीत पवार बेसिकली शरद पवार का मोहरा बन करके यहां पर आए थे और उनको समझ में ये आया कि इस मोहरेबाजी के चक्कर में हम पिस जाएंगे, इसलिए उद्धव ठाकरे वाली स्टाइल वो पकड़ रहे हैं कि ठीक है, इसके साथ रह करके भी हम थोड़ा थोड़ा अपना अलग रास्ता बनाते रहें, क्योंकि ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं सरकार के बाद। अब इसमें आखिरी जो कैरेक्टर हैं उनकी बात कर लेते हैं, देवेंद्र फडणवीस की। देवेंद्र फडणवीस जो अभी तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और उम्मीद है या तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत संभावना है कि शिंदे को ही बनना है, एकनाथ शिंदे को ही बनना है, या फिर उनको भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप में किसी तरह की जगह दी जा सकती है। इन दोनों चीज़ों की बात हो रही है। लेकिन इस चुनाव को देवेंद्र फडणवीस बतौर उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेता के तौर पर लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
और अपने आप को वो मुख्यमंत्री से कम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ऐसे नहीं कि मुझे चुनाव मुख्यमंत्री चाहिए, इस तरह की बात नहीं, बल्कि चुनाव लड़ने के लिए जिस तरह का डेडिकेशन एक मुख्यमंत्री के अंदर होना चाहिए, क्योंकि सत्ता उसको मिलनी है, सत्ता उसको मिलना है, सत्ता में उसको बैठना है, ताकत मिलनी है उसको, तो जो डेडिकेशन एक मुख्यमंत्री के अंदर होना चाहिए वही डेडिकेशन लेकर के जो देवेंद्र फडणवीस हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। और देवेंद्र फडणवीस, चाहे वो आरएसएस के प्रति लॉयल्टी हो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच में जो रिश्ते हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के बहुत तरह की बातें की गई, जेपी नड्डा से लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई जगह पर गलतियां की, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह का समन्वय महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ महाराष्ट्र में साधा है वो काबिले तारीफ है। और दूसरी बात, जब देवेंद्र फडणवीस को एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गुट के द्वारा बनाया गया, उस वक्त पर देवेंद्र फडणवीस को जब बतौर मुख्यमंत्री से ला करके डीसीएम बनाया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस वक्त पर जिस तरह से चीज़ों को एक्सेप्ट किया था, तभी से वो मोदी और अमित शाह के लिए एक लॉयल और एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, एक अच्छे राजनेता, एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर अपनी पहचान, अपनी चीज़ें मार्क करवा ली थी उन्होंने। और उसका उनको रिजल्ट इस महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी, जो लगभग बनती हुई नजर आ रही है, वो नतीजा मिलेगा। और आज के तारीख में आप कैंपेन में चाहे देख लें, आप कहीं पार्टी के पोस्टर में देख लें, उन चीज़ों में जो वरीयता देवेंद्र फडणवीस को मिलनी शुरू हुई है और मिल रही है लगातार, वो अपने आप में इन चीज़ों को दिखाती है कि देवेंद्र फडणवीस एक नेता के तौर पर इस समय महाराष्ट्र के सबसे बड़े मास लीडर जिनको कहा जाता है, उस रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने में सफल रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये अगर एक्स फैक्टर के तौर पर कुछ काम आ रहा है महाराष्ट्र में, तो योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे एक नारा जो एक्स फैक्टर के तौर पर माना जाने लगा है। अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में चाहे आप देख लें, झारखंड में आप देखें, या फिर अब महाराष्ट्र में देखें, हर जगहों पर एक्स फैक्टर के रूप में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे नारा देखा जा रहा है। लेकिन उसके अलावा एक नेता के तौर पर जो पॉलिटिकल एक्स फैक्टर उस स्टेट में चाहिए, वो देवेंद्र फडणवीस बन रहे हैं, वो एंकर पॉइंट बन रहे हैं। वो चाहे एकनाथ शिंदे के साथ समन्वय स्थापित करना हो, बीजेपी के तमाम उन कैंडिडेट्स के साथ समन्वय स्थापित करना हो जिनकी स्टेट या सेंट्रल लीडरशिप में किसी के साथ दिक्कतें चल रही हैं, सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप के बीच में जो सेतु बनने का काम है वो किस तरह से देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं। ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज बन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए देवेंद्र फडणवीस उभर रहे हैं। और शरद पवार की चाल के बारे में हमने एक और वीडियो से पहले बात करी है कि शरद पवार की तमाम कोशिशों के बावजूद, इस बार भी शरद पवार ने बहुत कोशिश की, उसके बावजूद जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को स्टैंड करके रखा है, मजबूत करके रखा है, वो बीजेपी के लिए और एनडीए के लिए या महायुति के लिए अपने आप में बहुत वही वाली बात है कि वो कोयले की खान में हीरा मिलने वाली बात है। देवेंद्र फडणवीस उस फॉर्म में पॉलिटिकली रिलेवेंस अपनी इस समय रख रहे हैं बीजेपी के लिए। ये तमाम चीज़ें हैं जो मिल करके, अगर हम चीज़ों को समझना चाहें, अगर इन तमाम बातों को एकजुट करके, चाहे वो राहुल गांधी की खाली किताब, भारतीय जनता पार्टी की भरी हुई डायरी, शरद पवार का पॉलिटिकल रिटायरमेंट, उद्धव सेना जो शिवसेना उद्धव गुट का सेक्युलर सेना बनना हो, देवेंद्र फडणवीस की चीज़ें हो, बात हो किस तरीके से वो एक नेता के तौर पर उभर के सामने आ रहे हैं, इन चीज़ों को जब मिला करके आप देखेंगे, इस वीडियो में जितनी हमने बातें करी उन चीज़ों को जब मिला करके आप देखेंगे तो एक चीज़ आपको नजर आएगी, शरद पवार नेगेटिव सिग्नल दे रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के साथ में समस्या ये हो रही है कि आइडियोलॉजी ही क्लियर नहीं है और काम कुछ किया नहीं उन्होंने इतिहास में, तो उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। राहुल गांधी जिनके पास इनके पास एक नेता थे जो थोड़ा बहुत रिपोर्ट कार्ड दे सकते थे कि भैया 24 का चुनाव हमने जीता है, ये संविधान की किताब है, इसके दम पे जीते हैं हम। अब वो संविधान की किताब जब ले करके जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, तो उस संविधान की किताब के जब पन्ने जनता खोल रही है, हाँ जी राहुल गांधी जी बड़े अच्छे नेता आए हैं, चलो पन्ना खोल के पढ़ते हैं, अरे ये तो सादा है। अगला पन्ना खोल रहे हैं लोग, फिर सादा निकल के आ रहा है। तो जो सादे पन्ने वाली किताब पहुंची है, ये पॉलिटिकली सबसे बड़ा ब्लंडर राहुल गांधी का महाराष्ट्र में साबित होने जा रहा है। और इसका प्रचार जिस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में हुआ है, जो सेंटिमेंट उन्होंने संविधान को लेकर के, संविधान किताब को लेकर के एक रिलीजियस बुक के लेवल का जो सेंटिमेंट 2024 के लोकसभा चुनावों में क्रिएट कर दिया था, अब वही बैकफायर करने की कैटेगरी में है। क्योंकि अब मैं अगर कहूं कि ये किताब मेरे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय है, मैं इसका अपमान नहीं सहूँगा। और कल को ये किताब मेरे बिस्तर पर या मेरे कमरे में ज़मीन पर पड़ी हुई मिले या मेरे पैर के आसपास पड़ी हुई मिले, तो मैंने इस किताब को पूजनीय बनाया, मैंने स्थापित किया, और उसके बाद मैं ही इसका अपमान कर रहा हूँ। तो जिन लोगों को मैंने ये मानने के लिए मजबूर किया कि ये पूजनीय है, अगर वो एक्चुअल में पूजा करने लगे हैं तो वो तो बहुत विरोध कर देंगे।
और अगर वो अभी भी टेस्ट करने के फेज में है तो कहेंगे ना ये झूठा आदमी है, फ्रॉड आदमी है, इसको इस पर विश्वास नहीं करना। राहुल गांधी की आज कमोबेश महाराष्ट्र में स्थिति वही हो चुकी है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनकी स्टेट लीडरशिप अच्छा काम कर रही है, जिनके गठबंधन के लोग ठीक ठाक काम कर रहे हैं। अजीत पवार अपने आप को खुद एक्सपोज करके उस गठबंधन से अपने आप को खुद ही अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी का जो बचा हुआ गठबंधन है, जो एक्चुअल गठबंधन है, जो एग्जिस्टिंग गठबंधन है, वही अपने आप में कैपेबल नजर आ रहा है। सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरीके का काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से योगी आदित्यनाथ का जो एक्सपेक्टर है, वो कुल मिलाकर के एक अच्छा कॉम्बिनेशन बीजेपी के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। और इन तमाम चीज़ों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि आज 9 नवंबर 2024 को जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो फिर जो आने वाला चुनाव का नतीजा है वो कमोबेश स्पष्ट नजर आ रहा है। उसको लेकर के बात करना उचित नहीं है, स्पष्ट रूप से कहना। आगे आने वाले दिनों में हम उनको उन चीज़ों को लेकर के भी बात करेंगे, लेकिन सिग्नल सिम्टम्स के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर महाराष्ट्र की परिस्थितियां क्या बन रही हैं। ये रहा हमारा विश्लेषण। आपकी राय क्या है, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में आप हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इनपुट आपके पास है, कोई ऐसी जानकारी है जिसको आगे चल के हम वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एक बड़ा सहयोग हो जाएगा। महाराष्ट्र के लोग अगर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें साझा करें तो ये भी अच्छी चीज़ होगी। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। धन्यवाद।